बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी को 4 माह हो गए थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी का ये बेहतरीन वक्त गुजार रहा था। मुझे अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हद से ज़्यादा हसीन लड़की थी। हलीना को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था, जिसकी वजह से वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती थी और मुझे उसकी यही अदा बहुत पसंद आई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं उससे ही शादी करूंगा। इस चक्कर ने मुझे बहुत ख्वार किया था और मैंने उसके घर के बहुत चक्कर लगाए थे। फिर आखिरकार मेरी कोशिशें रंग ले आई थी और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया था। अलीना से मेरी शादी हो गई थी और अलीना से शादी होने के बाद मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझने लग गया था क्योंकि मैंने जिसे चाहा था उसे पा भी लिया था। अब मैं चाहता था कि जितनी मोहब्बत मैं अलीना से करता हूं वो भी मुझसे उतनी ही ज्यादा मोहब्बत करे। इसीलिए मैं अलीना को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। मैं चाहता था कि उसकी हर ख्वाहिश को मैं पूरा करूं ताकि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अलीना को उसके माँ बाप का यह फैसला गलत न लगे। इसीलिए अब मैं शादी के बाद दिन रात मेहनत करने लग गया था क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था। इसीलिए मैं मेहनत मजदूरी ही करता था, लेकिन फिर भी सख्त मुशक्कत के बावजूद भी अलीना की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पा रहा था क्योंकि अलीना की ख्वाहिशें और उसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे और उन ख्वाबों की ताबीर के लिए मुझे बहुत से पैसों की ज़रूरत थी जो कि मेरे पास नहीं थे। लेकिन मैंने अलीना से वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द तुम्हारे सारे ख्वाबों को पूरा कर दूं। तो मेरी बात सुनकर अलीना खामोश हो जाती थी और बेयकीनी के साथ मेरी तरफ देखते हुए सिर्फ मुस्कुरा देती थी। उसकी मुस्कुराहट को देखकर मैं एक अजीब सी कश्मकश का शिकार हो जाता था क्योंकि मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि उसकी मुस्कुराहट में तंज छुपा हुआ है या फिर उसको मेरी बात पर यकीन नहीं है। बहरहाल जो भी था, मैंने दिल में अपने साथ पुख्ता अहद कर लिया था कि मैं उसकी बेयकीनी को एक दिन जरूर यकीन में बदल दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसीलिए अब मैं हर तरह के काम करने लग गया था क्योंकि कोई भी काम करते हुए मैंने कभी कोई आड़ महसूस नहीं की थी। इसीलिए मैं दिन के वक्त मेहनत मजदूरी करता था और शाम को मुझे जो भी काम मिल जाता था वो मैं बखुशी कर लेता था क्योंकि मैं ये सब कुछ अपनी जान से भी ज्यादा अजीज बीवी के लिए कर रहा था ताकि एक्स्ट्रा काम करके मुझे कुछ इजाफी पैसे मिल सके और फिर मैं उन पैसों से अलीना को घुमाने फिराने के लिए ले जाया करूंगा। यही सोचकर मैंने पूरे 2 हफ्ते बड़ी ही दिलजमी के साथ इजाफी काम किया था और फिर उससे मिलने वाले पैसों से मैं अलीना को एक अच्छे से होटल में ले गया था जहां पर जाकर वो बहुत खुश हुई थी और मैं अलीना को इतना ज्यादा खुश देखकर दिली तौर पर बहुत मुतमईन हो गया था। और फिर मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया था और सोचा था कि चलो कि इतने अरसे में मैंने अलीना को कोई तो खुशी दी। अब मैंने अपना ये मामूल बना लिया था कि मैं अलीना को हर 2 हफ्ते बाद उसी होटल में ले जाता था क्योंकि उस होटल का खाना दूसरे होटलों की निस्बत काफ़ी सस्ता था और ये होटल देखने में भी काफ़ी अच्छा था। हम लोग वहां पर जाकर खाना खा लेते थे, लेकिन अब जब भी हम वहां पर जाते थे तो अलीना मुझे पहले की तरह इतनी खुश नजर नहीं आती थी और ये बात मैंने महसूस कर ली थी। इसीलिए मैंने अलीना से इसकी वजह पूछी थी तो मेरे पूछने पर उसने मुझे बताया था कि मैं एक ही जगह पर बार बार आकर बोर हो गई हूं। फिर अलीना ने मुझसे कहा था कि आखिर हम लोग हमेशा एक ही जगह पर क्यों आते हैं, इसके अलावा कहीं और क्यों नहीं जाते। तो मैं अलीना की बात सुनकर बस खामोश हो गया था क्योंकि मैं अलीना के सामने अपनी मजबूरियों को नहीं रोना चाहता था और ना ही मैं उसे ये बताना चाहता था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग इस जगह के अलावा कहीं और जा सकें। इसीलिए मैं भी बैठा बस खामोशी से उसे देख रहा था क्योंकि मुझे अलीना की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ था और साथ ही मुझे अपने ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं आखिर अलीना को खुश क्यों नहीं रख पा रहा, जबकि अलीना को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं हर बार नाकाम हो रहा था। अलीना मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताती थी कि मेरी सभी दोस्तों की किस्मत बड़ी अच्छी निकली क्योंकि उन सब की शादियां बहुत अमीर घरों में हुई हैं और वो सब बहुत खुश हैं। मेरी सब दोस्तें ही अपने अपने शौहरों के साथ घूमती फिरती हैं, महंगे होटलों में जाकर खाना खाती हैं जिनके बारे में हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। और फिर मुझे अजीब नज़रों के साथ देखकर कहती थी कि हम सब सहेलियों में बस मेरी ही किस्मत ऐसी निकली है कि मैं हर चीज़ के लिए ही तरस गई हूँ। तो अलीना की बातें सुनकर मैं उससे बहुत शर्मिंदा हो गया था
और मैंने उससे अपनी नज़रें चुरा ली थी। अलीना की शादी होने के बाद आज पहली दफ़ा उसकी दोस्त हमारे घर आई थी, और वो भी बड़ी ही हकारत के साथ टटोलती हुई आंखों से मुझे और हमारे घर को देख रही थी। और फिर मेरे साथ में ही उसने अलीना को भी बड़ी तरस भरी निगाहों से देखा था और उससे पूछा था कि ये है तुम्हारा घर, तुम आखिर इस डब्बे नुमा घर में कैसे रह रही हो। उसने फिर मजीद अलीना से कहा था कि मुझे आज भी अच्छे तरीके से याद है कि तुम्हें अमीर लोग कितने पसंद हैं, और तुम्हारी कितनी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी भी किसी बहुत अच्छी जगह पर हो, जहां पर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। अलीना अपनी दोस्त की सारी बातें बड़ी खामोशी के साथ सुन रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी दोस्त फरहीन ने अलीना को इस तरह से खामोश बैठा हुआ देखकर उससे पूछा था कि तुम खुश तो हो ना, और बताओ तुम्हारी शादी ऐसे घर में कैसे हो गई, जबकि तुम तो इतनी प्यारी और इतनी ज्यादा हसीन हो। तुम्हारा रिश्ता तो किसी भी अच्छे घर से आ जाना था, जहां तुम सारी जिंदगी राज करती। आखिर ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ। तो फरहीन की बातें सुनकर मेरे दिल ने ख्वाहिश की थी कि अलीना उसको मुंह तोड़ जवाब दे दे और उससे कहे कि मैं बहुत खुश हूं, और वैसे भी खुश रहने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत की ज़रूरत होती है, और मेरा शौहर मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन मेरी ख्वाहिश ने उस वक्त दम तोड़ा था जब अलीना ने बुरा सा मुंह बनाकर फरहीन से कहा था कि खूबसूरत होने से भला क्या होता है, बस इंसान की किस्मत अच्छी होनी चाहिए, और वैसे भी इंसान अपनी किस्मत के हाथों मजबूर होता है। मैंने बहुत से खूबसूरत इंसानों को उनके नसीब के हाथों दरबदर की ठोकरें खाते हुए देखा है। बस मेरा नसीब भी उन बदकिस्मत लोगों की तरह ही है, जिनको अपनी ख्वाहिशात का गला अपने ही हाथों से घोंटना पड़ता है। अलीना की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा हो, क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत पर बड़ा मान था, और मुझे लगता था कि अलीना को भी मेरी मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसकी बातें सुनकर मेरा सारा भरम चकनाचूर हो गया था, और मुझे ऐसा लगा था कि मैं बहुत बुलंदी से जमीन पर गिर गया हूं। फिर उन दोनों को बातें करता हुआ छोड़कर मैं खामोशी से बाहर चला गया था, और रात को बहुत देर से घर वापस आया था। लेकिन जब मैं घर आया तो ये देखकर काफी हैरान हुआ था कि अलीना सोई नहीं थी, बल्कि बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर फिर जल्दी से मेरे पास आई थी और मुझसे कहने लगी थी, आप कहाँ चले गए थे, और जाते हुए कुछ बताकर भी नहीं गए। आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। अलीना को इस तरह से परेशान देखकर मुझे जरा सी भी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा सारा भरम टूट चुका था। इसीलिए मैंने उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया था, बल्कि उल्टा उसी से पूछा था कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। तो अलीना ने मेरी बात सुनकर मुझसे कहा था कि मैं आपका इंतजार कर रही थी। फिर मैंने अलीना का जवाब सुनकर उससे कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि मैं सीधा चलते हुए अपने कमरे में आ गया था। मेरे पीछे ही अलीना भी आ गई थी और मुझसे पूछने लगी थी कि आपको क्या हुआ है, क्या आप मुझसे किसी बात पर नाराज हैं। तो मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने गुस्से से अलीना से पूछा था कि क्या तुम वाकई ही मुझसे शादी होने पर खुद को बदकिस्मत समझती हो। तो मेरी बात सुनकर अलीना का रंग फक हो गया था। उसने फौरन ही कहा था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं। तो अलीना की बात सुनकर मैंने उससे साफ साफ कह दिया था कि जब तुम अपनी दोस्त से कह रही थी कि तुम्हारी किस्मत खराब है, इसीलिए तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। इसीलिए अब मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरी बात सुनकर अलीना ने जल्दी से बात को संभाला था और मुझसे कहा था, यकीनन आपको कोई गलतफहमी हो रही है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि मैंने तो कहा था कि शौहर का रिज़्क औरत के नसीब में लिखा होता है। इसीलिए अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मेरे शौहर को सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं ही बदकिस्मत हुई तो इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं होगा। अलीना की बातें सुनकर मैं फौरन ही उसकी बातों में आ गया था और उसका यकीन कर लिया था, क्योंकि मैं अलीना से बहुत मोहब्बत करता था और मैं उसकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता था। इसीलिए मैंने अलीना से अपनी सारी नाराजगी खत्म कर दी थी। फिर कुछ ही दिनों के बाद फरहीन के घर पर मीलाद था और अलीना वहां पर जाने की बड़ी जिद कर रही थी। मैं नहीं चाहता था कि अलीना फरहीन के घर जाए, क्योंकि जब वो हमारे घर आई थी तो उसकी बातें सुनकर वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसीलिए मैंने अलीना को वहां पर जाने से मना कर दिया था। लेकिन अलीना कब किसी की बात मानती है, बल्कि वो तो हमेशा अपनी ही मनवाती है। इसीलिए मैं भी उसके आगे मजबूर हो गया था और उसे जाने की इजाजत दे दी थी। लेकिन अलीना वापस घर रात गए लौटी थी। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी।
इसलिए अलीना के आते ही मैंने उससे पूछा था कि इतनी देर क्यों कर दी तुमने आने में। तो मेरी बात सुनकर उसने कहा था, जब कॉलेज की सारी दोस्तें एक लंबे अरसे के बाद मिलकर बैठती हैं और अपने बीते हुए दिनों को याद करती हैं तो देर सवेर तो हो ही जाती है। और वैसे आप फिक्र न करें, फरहीन मुझे अपनी गाड़ी में छोड़कर गई है। वैसे भी अब मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए अगर आपकी तफ्तीश पूरी हो गई हो तो क्या मैं सोने के लिए जा सकती हूँ। ये कहकर अलीना रुकी नहीं थी, बल्कि फौरन ही अपने कमरे में चली गई थी और मैं वहीं पर खड़ा बस उसे जाता हुआ देखता रह गया था। फिर अगले ही दिन अलीना दोबारा से तैयार होकर बैठ गई थी। उसे इतना तैयार हुआ देखकर मैंने उससे पूछा था कि कहाँ जाने का इरादा है तुम्हारा। तो मेरी बात सुनकर अलीना ने मुझे बताया था कि मैं फरहीन के घर जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने फौरन उससे कहा था कि अभी तुम कल ही तो वहां पर गई थी, फिर आज क्यों जा रही हो। और वैसे भी रोज रोज किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं है। तो अलीना ने बड़ी ही बेरुखी से मुझे कहा था कि मुझे फरहीन से कुछ काम है, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। और वैसे भी वो कोई गैर नहीं है, बल्कि मेरी कॉलेज की दोस्त है, इसीलिए फरहीन के घर जाने में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। अब तो ये अलीना का मामूल बन गया था। वह हर रोज ही तैयार होकर फरहीन के घर चली जाती थी और काफी देर से घर लौटती थी। मुझे उसकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इसीलिए अब हमारी रोज ही लड़ाई रहती थी। मेरे समझाने पर भी वो मेरी कोई बात समझने को तैयार नहीं थी। फिर एक दिन हमारी बहुत लड़ाई हुई थी, लेकिन अलीना को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि वो तो मुझे गुस्से में यूं ही बिनबिनाता हुआ छोड़कर फिर से फरहीन के घर चली गई थी। उसको मेरी नाराजगी की भी कोई परवाह नहीं थी, पर मैंने सोच लिया था कि अलीना को गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से समझाने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत जिद्दी है। इसलिए जब वो घर वापस आई थी तो मैंने उसका इस्तकबाल बहुत अच्छे तरीके से किया था। मैंने उससे कहा था कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए। पहले तो अलीना ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि मेरा मूड नहीं है, लेकिन फिर मेरे इसरार करने पर वो मान गई थी। हमें घर से निकले अभी थोड़ी देर हुई थी कि रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें अलीना के सर पर शदीद चोट लगी थी और मुझे भी काफी ज्यादा, लेकिन मामूली चोटें आई थी। वहां पर मौजूद लोग हमें जल्दी से उठाकर अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने फौरन ही हमारा इलाज शुरू कर दिया था, लेकिन अलीना के बारे में पूछने पर डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अभी हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि मरीजा के सर पर बहुत गहरी चोट आई है। वो अब भी बेहोश है, इसीलिए उनके होश में आने से पहले कुछ भी कहना महज कयास आराई ही होगी। इसलिए बेहतर यही है कि उनके होश में आने का इंतजार किया जाए। अलीना को बेहोश हुए आधा घंटा हो गया था, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत घबरा गया था और उसके होश में आने की दुआएं कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद अलीना को होश आ गया था। मैंने खुदा का लाख शुक्र अदा किया, लेकिन अगले ही पल मुझ पर कयामत गुजर गई थी, जब डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इस हादसे में आपकी बीवी की आंखें चली गई हैं। मुझे डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए मैं फौरन से भागकर अलीना के पास गया था और वहां पर जाते ही मैंने अलीना से पूछा था कि तुम ठीक तो हो ना। फिर अलीना ने मेरी आवाज़ सुनकर मुझसे कहा था कि मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द भी है। फिर थोड़ी देर के बाद बोली थी कि अजीम, लाइट तो ऑन कर दो, कमरे में बहुत अंधेरा है और तुम तो जानते ही हो ना कि अंधेरे में मुझे बहुत घबराहट होती है। मैंने डॉक्टर्स को भी कहा था, लेकिन वो कह रहे हैं कि फ़िलहाल मुझे कुछ देर अंधेरे में ही रखा जाएगा, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अलीना की बात सुनकर मैंने कमरे में चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई थी। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे, क्योंकि कमरे में तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। फिर मैंने बड़ी ही मुश्किलों से खुद को संभाला था और अलीना से कहा कि तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर 2 दिन के बाद अलीना की तबीयत संभल गई थी, तो डॉक्टर्स ने उसे हकीकत बता दी थी, जिसे सुनकर अलीना बहुत ज्यादा रोई थी। लेकिन उसने फिर खुद को बहुत ही जल्द संभाल लिया था, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने अलीना से वादा किया था कि मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और तुम इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर से सब कुछ देख सकोगी। डॉक्टर्स ने भी मुझे पूरी उम्मीद दिलवाई थी कि अलीना का इलाज मुमकिन है। अलीना के इलाज के लिए मैंने एक दफ़ा फिर से अंत तक मेहनत शुरू कर दी थी और उन पैसों से मैंने अलीना का इलाज भी शुरू करवा दिया था। अब उस हादसे को महीनों गुजर गए थे, लेकिन अलीना को कोई फाका नहीं हुआ था, जिसकी वजह से अलीना ने अपनी हिम्मत हार दी थी और उसकी हालत अब दिन ब दिन खराब से खराब तर होती जा रही थी। मुझसे अलीना की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं सारा दिन अलीना से छुपकर रोता रहता था, क्योंकि मैं खुद को अलीना की इस हालत का जिम्मेदार समझता था।
इसलिए मैंने कई दफ़ा अलीना से माफ़ी भी मांगी थी और उससे कहा था कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। तुम उस दिन कहीं पर भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं ही तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया और फिर ये सब कुछ हो गया। तो मेरी बात सुनकर अलीना मुझसे कहती थी कि इस सब में आपका कोई कसूर नहीं है, बल्कि इंसान के साथ वही होता है जो उसकी किस्मत में लिखा हो। इसलिए शायद मेरी किस्मत में यही सब कुछ लिखा होगा। आप खुद को कसूरवार मत समझे। मैं अलीना की बातें सुनकर मजीद शर्मिंदा हो जाता था। मैं उसको इस हालत में नहीं देखना चाहता था, इसीलिए मैंने उसका महंगे से महंगा इलाज शुरू करवा दिया था, जिसके लिए मैं सख्त मेहनत करता था। मैं जब भी शाम को घर आता था तो अलीना को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ जाता था। कभी वो जमीन पर गिरी होती थी और कभी बैठी रो रही होती थी, जो मेरे पूछने पर बताती कि मुझे प्यास लगी हुई है और मुझे पानी नहीं मिल रहा। ये सब कुछ सुनकर मुझे बहुत दुख होता था और मैं मजीद पछतावे की दलदल में धंस जाता था। लेकिन फिर मैं सोचता था कि अगर मैं कहीं पर जाकर काम नहीं करूंगा तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, और इस तरह से मैं अलीना का इलाज भी नहीं करवा पाऊंगा। बस यही सोचकर मैं काम करने पर मजबूर हो जाता था। फिर मैंने अलीना के इलाज के लिए बहुत भारी कर्जा ले लिया था और अब उसका इलाज एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शुरू करवा दिया था। अलीना के इलाज को 2 माह से ज्यादा का अरसा हो गया था, लेकिन उससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था। अब मेरे साथ साथ सब डॉक्टर्स भी परेशान थे कि आखिर अलीना ठीक क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अब सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो गई थी। अलीना का इलाज करवाते हुए मैं सड़क पर आ गया था। मेरी तमाम मेहनत रायगा गई थी, क्योंकि अलीना ठीक नहीं हुई थी। अब जिन लोगों से मैंने उधार लिया था वो मुझसे उधार की वापसी का मुतालबा करने लग गए थे कि मैं उनका उधार वापस कर दूं। अब मैं अपने हालात से लड़ते लड़ते थक चुका था, क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था और मैं बेबस हो चुका था। फिर एक दिन जब मैं काम से वापस आया था तो अलीना की हालत कुछ अजीब सी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो पसीने में शराबूर थी। उसके हाथ में बहुत से पैसे थे। फिर उसने मेरी आवाज़ सुनते ही सारे पैसे मेरे सामने किए थे और मुझसे बोली थी, ये पैसे आपका कज़न देकर गया है। उन पैसों को मैंने हैरत से देखते हुए सोचा था कि ये पैसे आखिर किसने दिए होंगे, क्योंकि मेरा तो कोई भी कज़न पाकिस्तान में है ही नहीं। अब ये रोज़ का मामूल बन चुका था। मैं जब भी घर वापस आता था तो अलीना पैसे मेरे सामने कर देती थी, लेकिन उसकी हालत अजीब होती थी। कभी उसके बाल खुले होते थे और वो बहुत खुश नजर आती थी, और कभी तो वो रो रही होती थी। उसके मुंह पर थप्पड़ का निशान भी होता था, जिसे देखकर मैं बहुत डर जाता था और सोचता था कि आखिर ये सब माजरा क्या है। इसलिए मैं हकीकत जानने के लिए अलीना को ये कहकर घर के बाहर छुप गया था कि मैं काम पर जा रहा हूँ और अलीना पर नजर रखे हुए था, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि आखिर अलीना को पैसे कौन देकर जाता है और उसका मकसद क्या है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मुझ पर क़यामत टूट गई थी और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ वो सब हकीकत है, क्योंकि मेरे जाते ही अलीना उठी थी और सीधा चलती हुई कमरे में चली गई थी। फिर कुछ ही देर में वो अपना मोबाइल ले आई थी और किसी एहसन नामी शख्स के साथ वीडियो कॉल पर बातें करने लग गई थी और कह रही थी कि हमारे इस नाटक का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो लगा था कि जब मैं अंधेपन का ड्रामा रचाऊंगी तो अजीम मुझे तलाक दे देगा, क्योंकि वो तो एक हुस्न पसंद इंसान है और मेरे हुस्न को तो गिरहन लग चुका है। लेकिन उसने तो मेरी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया था जब उसने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया था। और फिर बोली थी कि एहसन, देखो तुम्हारा दूसरा आइडिया भी हमारे कुछ काम ना आया। मैं तो हर रोज़ ही मशकूक हरकतें भी करने लग गई थी कि अब तो अजीम मुझ पर शक करेगा और मुझे फ़ौरन ही छोड़ देगा। लेकिन पता नहीं क्यों अजीम इतना बेवकूफ़ इंसान है, उसे मुझ पर शक ही नहीं हो रहा। मेरी तो बस अब यही ख्वाहिश है कि अजीम मुझे जल्द अज जल्द तलाक दे दे और मैं इस घुटनज़दा माहौल से और उसकी गुर्बत से आज़ाद हो जाऊं, क्योंकि अब मेरा अजीम के साथ रहकर दम घुटने लग गया है और मैं बस जल्दी से इस कैद से आज़ाद होना चाहती हूँ। अलीना की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मुझे किसी सांप ने सूंघ लिया हो, क्योंकि मैं अपनी जगह से हरकत नहीं कर पा रहा था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अलीना मेरे साथ अंधेपन का ड्रामा कर रही थी। और फिर मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा था कि आखिर मैंने उसके नाटक को पहचाना क्यों नहीं, और अब मैं इतने कर्जे में डूब गया हूँ जिससे निकलना मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। मेरा दिल किया था कि मैं जाकर उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ लगाऊं और उससे पूछूं कि आखिर उसने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया और मेरी मोहब्बत के बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा। अब मुझे उससे शदीद नफरत महसूस हो रही थी। फिर मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था और अलीना को रंगे हाथों पकड़ लिया था। वो मुझे देखकर बहुत डर गई थी। उसने मुझसे नजरें चुरा ली थी
फिर मैंने अलीना से पूछा था कि तुमने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों किया, तो वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी। फिर मैं उस पर चिल्लाया था कि इस तरह से खामोश मत हो, बल्कि मुझे सच सच बताओ। तो मेरी बात सुनकर अलीना बोली थी कि मैं तंग आ गई थी इस गुर्बत भरी जिंदगी से, क्योंकि मुझे मोहब्बत नहीं बल्कि पैसा चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है बल्कि हसन के पास है। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। अलीना की बातों ने मुझे कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके उससे पूछा था कि ये सब कब से चल रहा है। फिर अचानक से मुझे याद आया था और मैंने उससे कहा था, जब तुम फरहीन के घर का कहकर जाती थी तो क्या फरहीन के बजाय एहसन से मिलने जाती थी? तो अलीना ने बड़ी ढटाई के साथ मुझसे कहा था कि हाँ, और फिर बोली थी, अगर तुम्हें सारी हकीकत का पता चल गया है तो मुझे तलाक दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अलीना की बात सुनकर मैंने उसे तलाक दे दी थी, क्योंकि मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता था, अपने साथ नहीं सही तो किसी और के साथ ही सही। लेकिन तलाक के एक हफ्ते बाद ही अलीना दोबारा से मेरे पास रोती पीटती हुई आ गई थी और उसने मुझे बताया था कि एहसन ने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि वो अमीर आदमी नहीं है, बल्कि जो घर और गाड़ी उसने मुझे दिखाई थी वो तो उसके मालिक की थी। उसने भी अब एहसन को नौकरी से निकाल दिया है, बल्कि एहसन पहले से शादीशुदा है और उसके 5 बच्चे भी हैं, जिनकी परवरिश वो बड़ी मुश्किल से कर रहा है। उसके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए अजीम, तुम मुझे माफ कर दो और एक दफा फिर तुम मुझसे शादी कर लो। मैं अब तुमसे वादा करती हूँ कि इस दफा मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी और तुमसे बहुत मोहब्बत भी करूंगी। तो अलीना की बात सुनकर मैंने उससे कह दिया था कि मुझे एक ही पत्थर से 2 बार चोट खाने की आदत नहीं है, और वैसे भी तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम अपनी इज्जत मेरे दिल से खो चुकी हो। इसीलिए अब दोबारा मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बेहतर है तुम यहां से चली जाओ और दोबारा लौटकर कभी वापस मत आना, क्योंकि अब मैंने खुद को संभाल लिया है। फिर कुछ अरसे के बाद मुझसे मिलने एक शख्स आया। उसने एक भारी रकम का चेक मुझे दिया और मुझसे कहा था, यह रकम मैंने तुम्हारे अब्बू से उधार ली थी। मैं बहुत अरसे से इस रकम को वापस करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मेरा पाकिस्तान चक्कर ही नहीं लग रहा था। कुछ ही दिन पहले मैं वतन वापस आया था तो मुझे तुम्हारे वालिद साहब के बारे में पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए मैंने सोचा कि इस रकम के अब तुम ही वारिस हो, सो इसलिए मैं तुम्हें देने आ गया हूं। फिर मैंने उस पैसे से अपना सारा कर्जा उतारा था और एक बिजनेस भी शुरू कर लिया था। खुदा ने मुझे बड़ी तरक्की दी थी। कुछ अरसे के बाद ही मैंने अपनी कजन से शादी कर ली थी और मैं खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।